हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। मैं हूं गुलनशी इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी पीजीटी इंग्लिश का 2016 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए ये पेपर, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चंस ये सिर्फ पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जीआईसी लेक्चरर, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसीलिए सभी इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर इस वीडियो में कोई क्वेश्चन गलत है, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम इज टेकन फ्रॉम ए पोएम बाई। देखिए, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम इज टेकन लिया गया है फ्रॉम ए पोएम बाई। ये किसके द्वारा लिखी गई पोएम में से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following works by Thomas Hardy appeared anonymously in 1861? थॉमस हार्डी का कौन सा वर्क एनोनिमसली 1871 में अपीयर हुआ? तो सटायर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, डेस्परेट रेमेडीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाई कमला दास? कमला दास के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है? देखिए, द डेस्केंडेंट, ये भी कमला दास का है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये भी कमला दास का है। समर इन कैलकटा, ये भी कमला दास का है। और द अनफिनिश्ड मैन, ये कमला दास का नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हुआ? द अनफिनिश्ड मैन। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉयज विल इज रिटन बाई। ए बॉयज विल इज रिटन लिखा गया है बाई किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये जो चार है, इनमें से कौन सा वर्क अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है? ए फेबल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, फेजा, नॉन ऑफ दीज। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, फेजा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ टू गिव ए वाइड बर्थ इज। टू गिव अ वाइड बर्थ का क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग है टू कीप वन एट ए डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, टू कीप वंस एट ए डिस्टेंस। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ ए लाइट ब्लू कार टुमारो। मैंने कल तुम्हें एक लाइट ब्लू कार से बाहर आते हुए देखा था। तो इसमें कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच? इन्यूडो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्पेलिंग इज एक्यूमुलेट, ACCUMULATE। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है इसका, एक्यूमुलेट। नेक्स्ट है, टू बकल डाउन मीन्स। टू बकल डाउन का क्या मतलब होता है? वर्क सीरियसली, टेक इट इजी, ड्रॉप ए सब्जेक्ट, गो फॉर अ वेकेशन। तो टू बकल डाउन का मतलब होता है वर्क सीरियसली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मुल्कराज आनंद इज द रेसिपिएंट ऑफ। मुल्कराज आनंद रेसिपिएंट है किसके? पद्म भूषण के, पद्मश्री के, यश भारती के, पद्म विभूषण के। तो
मुल्कराज आनंद को पद्म भूषण दिया गया था। तो मुल्कराज आनंद अपने पद्म भूषण के लिए प्रसिद्ध है। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉल्कनर्स नोबेल प्राइज सिटेशन। तो इसका सही ऑप्शन है पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये पैसेज है, इसमें से छांटकर हमें इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। देखिए 12 से 16 तक जो है क्वेश्चन है, तो ये मैं छुटवा रही हूँ क्योंकि आपके पास शायद पैसेज हो ना हो, तो इसलिए इसके ये छुटवा रही हूँ। इसके बाद है टॉर्पस मीन। टॉर्पस का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्टगिशनेस। देखिए टॉर्पस का मतलब होता है एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए गिवन बिलो आर द सेंटेंसेस विच हैव बीन चेंज्ड एदर फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट रिलेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। देखिए आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लेंड मी हिज बुक, डायरेक्ट नरेशन, इसका हमें डायरेक्ट बनाना है। तो इसका होगा जी, देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आसान होता है। तो आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है आपके, जो आपको लग रहा है कि ये सही है, उसी का इनडायरेक्ट बनाकर देख लें। तो इसका जैसा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो आप इसका बनाकर देख लें। आई आस्क्ड हिम डायरेक्ट कॉमा इनवर्टेड कॉमा विल यू लेंड मी योर बुक। तो आई आस्क्ड हिम, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का, तो हमें इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया इफ़, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, विल को छोड़ दिया। फिर देखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। यू सेकंड पर्सन है, इसे बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट का कोडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो जब हम इस हिम का कोडिंग बदलेंगे तो इसका सब्जेक्ट लिखेंगे हिम का ही। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही। तो क्या हुआ हमारे सेंटेंस? आई आस्क्ड हिम इफ ही। अब विल को चेंज करेंगे वुड में, तो ही के बाद क्या आएगा? वुड। लैंड का लैंड, मी जो है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट का कोडिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट भी क्या है हमारा? आई। तो अगर यहाँ आई के अलावा कुछ और होता तो बदला जाता। अभी यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी मी है, तो यहाँ पर मी का मी। योर, यू सेकंड पर्सन का पॉजिटिव है, सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? हिम। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हिज, ठीक है, और बुक का बुक। तो हमारा सही आंसर कौन सा आ रहा है इसमें? आई आस्क्ड हिम विल यू लैंड मी योर बुक। इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाकर देख लीजिए, तो यही वाला आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ही का ही, सेड का, सॉरी, जब गुड बाय आए सेंटेंस में, तो गुड बाय वाले सेंटेंस में सेड या सेड टू को बैड में बदल देते हैं, BADE में। तो ही का ही और BADE बैड, ठीक है। टू गुड बाय, ही बैड गुड बाय। अब गुड बाय लिख देंगे यही इसके साथ, इस पर कंजक्शन लगाएंगे टू। माई को बदलेंगे, आई का पॉजेसिव है माई, और आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का कोडिंग चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट क्या है? ही। तो हम इस माई को इस ही का कोडिंग चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा? आई का पॉजेसिव है माई, तो हमें यहाँ इस ही का भी पॉजेसिव लाना है। ही का पॉजेसिव क्या होगा? हिज। तो यहाँ क्या लिखा हमने? हिज। फ्रेंड्स का फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे और यहाँ पर सिंपली फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, शी आस्क्ड अस इफ वी हैड एनीथिंग टू से। इसका डायरेक्ट बनाना है हमें, इनडायरेक्ट है सेंटेंस बना हुआ, इसका हमें डायरेक्ट बनाना है। तो
देखिए ये शी आस्क्ड अस, इसका भी रूल बता देती हूँ मैं। इफ़ वी हैड एनीथिंग टू से, शी का सी, इस आस्क्ड को हम सेड टू में बदलेंगे, तो शी सेड टू अस का अस, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। ये इफ़ आया, तो इफ़ कौन सा सेंटेंसेस में आता है? इफ़ आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिनमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लग देंगे। यहाँ पर है हैड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव, सॉरी, शी आस्क्ड अस इफ वी हैड एनीथिंग टू से, तो शी सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए करेक्ट कैसे है। शी सेड टू अस, शी का शी लिखा हमने, ठीक है, सेड टू का बदला आस्क्ड में, अस का अस, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाया इफ। ये वी है, फर्स्ट पर्सन है, इसे बदलेंगे ना हम, डू यू हैव एनीथिंग टू से, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड नंबर पे क्या है हमारा? वी, सॉरी अस, तो अस का सब्जेक्ट लिखेंगे हम, वी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसे हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो वी आया, डू को तो हमने हटा ही दिया। अब हैव की हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे, तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हैड, तो यहाँ पर इसीलिए हैड आया। एनीथिंग टू से, इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। देखिए ये सेंटेंस बहुत घुमा हुआ सा है। जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस हुआ शी आस्क्ड की जगह हमने लगाया सेड, सेड टू अस का अस, इन्वर्टेड कॉमा, इफ की जगह लगाया हमने इन्वर्टेड कॉमा, वी हैड एनीथिंग टू से, तो इफ के इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम लगाएंगे डू, डू के बाद लगाएंगे हम यू, यू क्यों लगाएंगे? वी क्यों लगाएंगे? क्योंकि यू को जो है ना हम ऑब्जेक्ट का कोडिंग बदलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वी। हैड क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हैव है, हैव को बदलेंगे तो हैड। ये डू यू हैव है ना, एनीथिंग, तो क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? डू यू हैव एनीथिंग टू से, या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सच पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो हैव की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, इसीलिए यहाँ पर हैड आया और यहाँ पर हैव आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी यू आर अनलकी एंड आई एम अनलकी। यू आर अनलकी एंड आई एम अनलकी। उसने मुझसे कहा कि तुम भी अनलकी हो, मैं भी अनलकी हूँ। इसको इनडायरेक्ट बनाना है। He said to me you are unlucky and I am unlucky, तो he को ही said to को बदलेंगे told में, और me का me, you इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे that, you को बदलेंगे I आ जाएगा, was इस हमारे को बदलेंगे was या were में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजिंग टू पास्ट कंटिन्यूअस, तो आ जाएगा was अनलकी एंड ही वॉज अनलकी। देखिए यहाँ पर शायद मिस प्रिंट है ये, तो ही वॉज अनलकी एंड आई एम अनलकी, दोनों में अनलकी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बस यहाँ पर अन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोजेस्ट ड्रामा। इनमें से कौन सा एक क्लोजेट ड्रामा नहीं है? ऑल फॉर लव, प्रोमेथस अनबाउंड, द डायनाइट्स, सैमसन एगोनिस्ट या ऑल फॉर लव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल फॉर लव, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ iambic pentameter विदाउट राइमिंग। अमंग द फॉलोइंग विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ iambic pentameter विदाउट राइमिंग। किसमें iambic pentameter लाइन्स विदाउट राइमिंग होती हैं? तो फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट, तर्ज राइमा। देखिए मैंने ब्लैंक वर्स के बारे में भी आपको एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने ब्लैंक वर्स को
जो है डिस्कस किया है। उस ब्लैंक वर्स के साथ फ्री वर्स और फॉर्मल वर्स, फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स को डिस्कस किया है। तो इसका सही आंसर है कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। देखिए फॉर्मल वर्स में राइम और मीटर दोनों को फॉलो किया जाता है और ब्लैंक वर्स में सिर्फ मीटर को फॉलो किया जाता है, आइम्बिक पेंटामीटर को, विदाउट राइमिंग, और राइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। लेकिन फ्री वर्स में ना तो मीटर को फॉलो किया जाता है और ना ही राइमिंग को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ऐसी कौन सी है इनमें से जिनमें आइम्बिक पेंटामीटर को तो फॉलो किया जाता है लेकिन राइमिंग को फॉलो नहीं किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ब्लैंक वर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ब्लैंक वर्स। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर सम स्टेटमेंट इन रेफरेंस विद जॉन कीट्स एंड हिज लाइफ, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। जॉन कीट्स की लाइफ के बारे में कुछ रेफरेंसेस हैं, उनमें से सही आंसर बताओ। जॉन कीट्स इज रोमांटिक इन हिज रेलिश ऑफ सेंसेशन, हिज फीलिंग्स हिज मिडिल एजेस एंड हेलेनिश। सेकंड है ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द कॉकनी स्कूल ऑफ पार्टी, ये भी सही है इसका। तो इन हिज पावरफुल लिरिक लावेला डैम्सेस मर्सी ही डेवलप्स, देखिए लावेला डैम्सेस मर्सी जो है वो लिरिक नहीं है, वो लिरिकल बैलेड है। ही डेवलप्ड ए ट्राइबल थीम, तो ये भी नहीं है। ओड टू ऑटम इज नॉट रिटन बाय कीट्स, ओड टू ऑटम भी कीट्स द्वारा लिखी गई है। ओड टू ग्रेशन, ओड ऑन ग्रेशन भी कीट्स के द्वारा लिखी गई है। और ओड टू नाइटिंगेल भी, ये सारी, तो ये भी इसका गलत है, ये भी गलत है। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द कॉकनी स्कूल ऑफ पार्टी, ये सही है और ये भी सही है, पहला भी। देखते हैं आंसर क्या है इसका। देखिए इसका आंसर फर्स्ट ही सही है जो मैं बता रही थी, एक तो वही ऊपर वाला और एक फर्स्ट एंड सेकंड। जॉन कीट्स इज रोमांटिक इन हिज relish ऑफ सेंसेशन, हिज फीलिंग हिज मिडिल एज एंड हेलेनिश। और दूसरा ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द कॉकनी स्कूल ऑफ पार्टी, वो कॉकनी स्कूल ऑफ पार्टी से एसोसिएट थे। तो ये भी और ये भी दोनों सही हैं, ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है थायरिसिस वॉज रिटन बाय अर्नोल्ड टू commemorate his friend Arthur Huffcliffe who had died in 1816 at the age of, देखिए जो मैथ्यू आर्नोल्ड की है पोएम थायरिसिस, ये जो है उनकी फ्रेंड आर्थर हफक्लिफ को लिखी गई है कि उनकी डेथ पर 1861 में जो मरे थे और कितने साल की उम्र में मरे थे। तो 42, 43, 40 या 44, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 42 सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स एंड किंग्स, उसकी स्टोरी को रोमन्स और किंग्स की ज़रूरत है, बट किंतु ही थिंक्स ओनली ऑन मैन, वो सिर्फ व्यक्तियों के या मनुष्यों के बारे में सोचता है। हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के बारे में ऐसी बातें कौन बोलता है? बेन जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ड्राइडन या मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी सी इज करेक्ट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट है हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोल, शेक्सपियर को लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोल किसने बोला था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ड्राइडन ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवेंज ट्रेजिडी, इनमें से एक रिवेंज ट्रेजिडी कौन सी नहीं है? हेमलेट, हेमलेट में भी रिवेंज है क्योंकि इसमें बदला लिया जाता है, एंड में मर जाता है, ट्रेजिडी में बदले लेकर मारते हैं, तो वो रिवेंज हुआ। रिवेंज मीन्स होता है बदला। द डचेस ऑफ माल्फी, वॉल्पन या गॉर्बोडक, तो इसका ऑप्शन सी सही है, गॉर्बोडक।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लाइड टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टू सीरियस एंड इम्पोर्टेंट एक्शन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, कौन सा शब्द इज अप्लाई किया जाता है टू अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऑफ सीरियस एंड इम्पोर्टेंट एक्शन, सीरियस और इम्पोर्टेंट एक्शन के लिए। जिस ड्रामे में मतलब सीरियस और इम्पोर्टेंट एक्शंस किए जाते हैं तो उसमें कौन सा टर्म अप्लाई किया जाता है। कॉमेडी होती है वो, ट्रेजिक कॉमेडी होती है, सटायर होती है, ट्रेजिडी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ट्रेजिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा करेक्ट नहीं है। William Wordsworth records that his earliest verses were a tame imitation of Pope's versification. Throughout his life, he never wavered in his faith in himself and his immortality as a poet. Lyrical ballads were published at Cockermouth. The prelude was completed in 1805. इसका करेक्ट आंसर था लिरिकल बैलेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू P.B. Shelley, The Unfinished Work. The triumph of life derived metrically and thematically from Dante and Petrarch. The subtitle of Adonais is The Spirit of Solitude. Hellas, inspired by the Greek rebellion against the Ottoman rulers, prophecies upon the certain of futurity. In Alastor, Shelley had presented an account of the quest of a young poet. तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द सबटाइटल ऑफ एडोनाइस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड में कौन सा कैरेक्टर है जो नहीं अपीयर हुआ। हैम, टॉमी ट्रेडल्स, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर रैंक। देखिए डॉक्टर रैंक नाम का कोई कैरेक्टर नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रैंक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू ग्रामर। देखिए टू मैन क्लॉजेज सेपरेटेड ओनली बाय कॉमा कांट स्टैंड इन इंग्लिश। Would with the subject in the first person gives the meaning of ought to. इनमें से कौन सा जो रूल है वो इनकरेक्ट है। When and is added to pronoun governed by a preposition, the latter governs the precede the relative pronoun also. Should with the second and third person means ought to. Should जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन है ought to का। नेक्स्ट है, वुड विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन गिव्स द मीनिंग ऑफ ought to. विद द सब्जेक्ट के साथ वुड इन द फर्स्ट पर्सन है, गिव्स द मीनिंग देता है ought to मीन्स होता है चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही, ये है वुड। नेक्स्ट है, द प्रेल्यूड कंसिस्ट ऑफ। प्रेल्यूड में कितनी बुक्स हैं। प्रेल्यूड पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप इसको देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 14 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर ऑफ डिकन्स कीप ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप। बार्किस, मिकाउबर, यूरिया हीप या मिस हैविशम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मिकाउबर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोड द एसे नेपाल्स इंडिया एंड माइन। ये लिखा था नसीम इज़ाकिल ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड इन अ सीरीज ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। इनमें से कौन सा पेयर्स इज मिसमैच्ड है इन अ सीरीज ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर का प्लूरल में कौन सा जो पेयर है, जोड़ा है, वो
मैच्ड है, मतलब मैच नहीं कर रहा है। क्राइटेरिया, क्राइटेरियन। ब्यूरो, ब्यूरो का होता है ब्यूरोक्स होता है वैसे ब्यूरो का। बी इसका जो है BUREAUX होता है शायद, ब्यूरोक्स। रेडियस का रेडी। क्राइटेरिया, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। नेक्स्ट है, read the sentence carefully to find error in it. Error lies in any one part of the sentence numbered as A, B, C, D. You have to identify. देखिए ये नीचे के सेंटेंस पढ़िए केयरफुली। इनमें एक एरर है। 4 सेंटेंस है A, B, C, D। इन चारों में से A के सेंटेंस में भी एरर हो सकती है, B के में भी हो सकती है, C के में भी हो सकती है और D वाले सेंटेंस में भी एरर हो सकती है। आपको सिर्फ यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेंटेंस में एरर है। फर्स्ट है, this car is superior and more costly than the one each sentence carefully to find error in it. Error lies in any one part of the sentence numbered as A, B, C, D. This car is superior and more than costly the one I have. क्या दे रखा है ये? बी दे रखा है इसका आंसर। नेक्स्ट है, you will either have to improve your work or I shall have to dismiss you from school. तुम या तो have to improve your work, या तो तुम्हें अपना वर्क इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें स्कूल से डिसमिस कर दूंगा। तो यू इसमें भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैज लर्न नथिंग है देयर। वे स्कूल में है लेकिन ही हैज लर्न, इसमें देखिए ये गलती है, इसमें लर्नड आना चाहिए है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी लर्नड नथिंग देयर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, ही इज फेलिंग टू आंसर द क्वेश्चन मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले में ही हिज फेलिंग में कमी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन ए फायर ब्रेकअप इन ए क्राउडेड सिटी। इसमें यह है ब्रेकअप वाला, व्हेन अ फायर ब्रोक, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी ब्रोक, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, द ऑपोजिट ऑफ सुपरसिलियस इज, सुपरसिलियस का ऑपोजिट क्या है? तो इसका है मीक एंड हम्बल। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इनकरेक्टली, इनमें से कौन सा करेक्टली लिखा गया है? परसेंट, sometime, all right, which of the following is written incorrectly। देखिए ये इनकरेक्टली कौन सा लिखा गया है? परसेंट भी सही है, एटलीस्ट कम से कम, तो एटलीस्ट भी सही लग रहा है यहाँ पर। तो परसेंट, समटाइम्स, यहाँ पर समटाइम, ये मिलाकर लिखना होगा, एस्ट्रिस्ट। इसमें एटलीस्ट इनकरेक्ट दिया है, जबकि मेरे हिसाब से एटलीस्ट सही है। आप बताएं आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है? टू मैन कॉपर्स द कोल्ड ब्लड, नॉन फिक्शनल नॉवेल है। EL डॉक्टर्स का ड्रैग टाइम जो है डॉक्यूमेंट्री फिक्शन है। SW स्कॉट्स का इवानहो एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। V सिंक्लेयर्स का द जंगल एक गैंगस्टर रोमान है।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वी सिंक्लेयर्स द जंगल कैंस्टरमैन। नेक्स्ट है विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच। मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? द ग्रीक लैंग्वेज मेटोनिमी denotes a change of name. Metonymy occurs where one thing is applied to another with which it has become closely associated. Next, in metonymy, a part of something is used to signify the whole. The scepter can be used to stand for a king in metonymy. तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द कैरेक्टर फोग अपीयर इन डिकन्स नोवेल। पिकविक पेपर। फोग एक कैरेक्टर है, ये डिकन्स के किस नॉवेल में अपीयर होता है? तो ये होता है पिकविक पेपर। नेक्स्ट है विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विद द हीरोइक लाइन करेज ही सैड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द लैंड। तो यह है लोटस ईटर्स का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लोटस ईटर। नेक्स्ट है टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोइट लॉरेट इन द ईयर। टेनिसन को पोइट लॉरेट अपॉइंट किया गया किस साल में? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1850 में। नेक्स्ट है इट रेन्ड ऑल मंडे एंड स्टॉप्ड रेनिंग। पूरे मंडे में पूरे दिन बारिश हुई और बारिश रुक गई। ड्यूरिंग दैट नाइट, उस रात के दौरान। यहाँ पर आएगा हमारा ड्यूरिंग बी। नेक्स्ट है यू हैव वाटर्ड द फ्लावर। तुम्हें पेड़ों को पानी देना चाहिए फॉर इट्स गोइंग टू रेन, क्योंकि वर्षा जाने वाली है। तो यू नीड नॉट हैव वाटर्ड द फ्लावर, क्योंकि वर्षा होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नीड नॉट। तुम्हें पेड़ों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स गोइंग टू रेन, क्योंकि वर्षा होने वाली है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ही वॉज एंग्री, वह क्रोधित था। ही लिसन टू मी पेशेंटली, इसलिए थो बट किंतु ही लिसन टू मी पेशेंटली, लेकिन फिर भी उसने, फिर भी, तो इसके लिए आएगा फिर भी के लिए थो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है देयर आर एनी फ्लावर इन द गार्डन। तो फ्यू के बाद एनी नहीं आएगा, फ्यू के बाद स्कार्सली, मुश्किल से। देयर आर एनी फ्लावर, मुश्किल से ही गार्डन में कोई फ्लावर हो, तो यहाँ पर आएगा स्कार्सली। स्कार्सली मीन्स होता है मुश्किल से। नेक्स्ट है जॉन ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑल फॉर लव जॉन ड्राइडन का किसका एग्जाम्पल है? रोमांटिक कॉमेडी है, हीरोइक ट्रेजिडी है, हीरोइक प्ले है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। तो यह है एक हीरोइक ट्रेजिडी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड्स फादर ऑफ द मैन। तो ये था विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल्स ब्रूचली assailed Keats सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्स पब्लिश्ड इन 1818। तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द क्वार्टरली रिव्यू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। इनमें से कौन सा वर्क चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है? Essay on Man and Manners, character of Shakespeare, Rosamund Grey. Option number D is correct, Rosamund Grey. Next, which of the following statement is not correct about Charles Dickens? Charles Dickens के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखिए, मेलोड्रामिक एलिमेंट
element is chiefly noticeable in his early work, Oliver Twist and Nicholas Nickleby. The illustration of Harley Street appear in Little Dorrit. Next, the strength and weakness of Dickens' humor and pathos lie in the hypersensitive imagination. D. The term Newgate novel is inspired by Dickens' novel Newgate. ऑप्शन नंबर डी सही है इसका. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू चैंटिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. If the introducing verb is in the past tense, the verbs in the sentence will not change their tense in indirect. देखिए हमें क्या विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जो रूल होते हैं उन रूल्स में कौन सा इन सेंटेंस में ऐसा रूल है जो सही नहीं है. If the introducing verb is in the past tense, the verb is in sentence will not change their tenses in indirect speech. Verb in the infinitive mood never change. A pronoun in the indirect sentence which refers to a person speaking the sentence will be put in the first person. In a direct question, the auxiliary part of the verb follows the subject. Option number D. नेक्स्ट है इन द ब्लैक एंड वाइट मीन्स. ब्लैक और वाइट का क्या मतलब होता है. इन शॉर्ट, यूजलेस, इन राइटिंग, इन फुल स्विंग. तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, इन राइटिंग. ब्लैक एंड वाइट यानी कि लिखित में, इसका मतलब होता है लिखित में ब्लैक एंड वाइट का. जैसे कि मुझे लिखित में तुम्हारे बयान चाहिए तो आई वांट टू take your views in black and white. Next है the touchstone method is given by. touchstone method जो है किसके द्वारा लिखा गया है. मैथ्यू आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, रॉबर्ट फर्स्ट. तो मैथ्यू आर्नोल्ड. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट है नसीम इज़ेकिएल was awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन. नसीम इज़ेकिएल को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया उनकी पोइट्री कलेक्शन के लिए. कौन सी पोइट्री कलेक्शन के लिए. टाइम्स ऑफ टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम, हिम्स इन डार्कनेस, लेटर द साम. तो यह लेटर डे साम्स में. नेक्स्ट है फाइंड आउट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस. ईच ऑफ देम फॉलोड हिज प्लान. नेदर ऑफ the experts were paid for. I have ordered the coffee. I fear he will fail. मुझे डर है वो फेल हो जाएगा. I have ordered, मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर किया. Each of them followed his plan. हम उनमें से सभी ने उस प्लान को फॉलो किया. तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट है द करेक्ट स्पेलिंग इज. क्लोरोफिल की करेक्ट स्पेलिंग CHLOROPHYLL. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट है डायरेक्शन है 65 to 67. चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग इन द वर्ड गिवन इन कैपिटल. एफरिज्म. एफरिज्म का क्लोजेस्ट मीनिंग एम्पल, यूज ऑफ सिमिली एंड मेटाफर, indirect way of saying something embarrassing and unpleasant, a speech or writing glorifying something or some short phrase that says something true and wise. तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, उनके शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू एंड वाइज. एफोरिज्म का मतलब शॉर्ट फ्रेज, एक शॉर्ट फ्रेज दैट सेज जो कहती है समथिंग ट्रू एंड वाइज, कुछ सत्य और वाइज तरीके से. नेक्स्ट है एनोनिमोसिटी. एनोनिमोसिटी का क्या मतलब होता है. का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड, डाइवर्जेंट ओपिनियन, इंडिफरेंस या अपैथी. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड, फीलिंग है या फीलिंग नहीं है. नेक्स्ट है यूटिलाइटेरियनिज्म का मतलब होता है बिलीव दैट
belief that endorses greater happiness to the greatest number of people. ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ इन अ बैलड अ लाइन और स्टैंजा इज repeated but with an addition that advances the story, it is called। यदि किसी बैलड में किसी लाइन के स्टैंजा की लाइन को रिपीट किया जाता है बट किंतु विद एन एडिशन द एडवांसेस द स्टोरी, इट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इंक्रीमेंशन रेपिटेशन कहते हैं, इंक्रीमेंशन रेपिटेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ओड। ओड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पिंडर्स ओड्स आर इकोनोमिस्टिक इन कॉन्ट्रास्ट to the passion, visionary boldness and formal language of Pindar's ode. Many Horatian odes are calm, meditative and colloquial। और C है, the irregular odes were introduced by Thomas Gray। irregular odes थॉमस ग्रे के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। द irregular odes थॉमस ग्रे के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस नहीं की गई हैं। नेक्स्ट है, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। तो इसमें है लिरिकल बैलड, इमोर्टेलिटी ओड, द रिक्लूज, टिंटन्स एबे। तो ऑप्शन नंबर डी है टिंटन्स एबे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा ग्रीक ट्रेजिडी का नाम बताएं। तो है सी मीरोप। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 71 क्वेश्चंस के बारे में बताया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कोई का क्वेश्चन का आंसर इसमें मैंने एरर बताया हो, रॉन्ग बताया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर ये है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।